So finally we are at the last lecture of the unit as well as last lecture of this syllabus renewable energy resources. इस लेक्चर में हम टाइडल वेव्स पढ़ने वाले हैं और वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं टाइडल वेव्स. जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट्स, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सोर्सेस को हम ओशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आने वाली इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है उसको दूर कर सकते हैं. मगर प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजिकल गैप्स की वजह से अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं. जिस तरह से जो वेव्स हैं वो हमारी विंड ब्लोइंग या फिर टेम्परेचर, आप ध्यान रखें, विंड की वजह से और टेम्परेचर की वजह से हमारी वेव्स फ्लो करती हैं, जबकि जो हमारी टाइडल वेव्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका मेन कारण रहता है, और साथ ही साथ रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से बहुत लंबी हाइट की टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स की बात करें तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है मून और सन विच इज एक्टिंग अपॉन रोटेटिंग अर्थ. तो इसकी वजह से सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं. इसका लेवल भी डिसाइडेड है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम और किस समय पर आती हैं, क्योंकि ये रोटेशन पर डिपेंडेंट है, बट थोड़ी सी सीजनल है. हम जानते हैं कि जो हमारा पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है सन के अराउंड, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर आती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 70% ऑफ टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है मून की वो लार्ज हो जाती है टाइड्स के करस्पॉन्डिंगली, और वहाँ पर टाइड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, मतलब ओशन के करस्पॉन्डिंगली वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है. सो ओशन की हाइट उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है नियर एंड फार साइड्स के अर्थ के केस में, जो हम डायग्राम के जरिए आगे भी देखेंगे. वेरिएशन ऑफ टाइड हाइट जो है ये प्राइमरी कारण बन जाता है कि हम इस पर्टिकुलर ओशन के लेवल को किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन में स्टार्ट कर लें. और हम ये भी जानते हैं कि टाइड्स क्या है, रेगुलर शेड्यूल में आती हैं. राइज एंड फॉल जो है वो भी हमें मालूम है किस समय होगा किस समय नहीं होगा, तो हम क्यों ना उसको आगे इस्तेमाल करें और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें. इस डायग्राम से आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रेविटेशनल पुल होता है. दो तरीके हैं, एक तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है और हमारे पास हाई टाइड का रीजन आ जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम लोअर साइड की बात करें यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ टाइड्स नहीं होंगी. तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है ओशन का हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में. पोल वाइज ये डिफर करता है, अकॉर्डिंग टू द मून ये सारी चीजें चेंजेस होती हैं. अब क्वेश्चन ये है कि अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करें. आपने नाम सुना ही होगा डैम. डैम्स के अंदर क्या करते हैं, हम पानी को स्टोर कर लेते हैं. पानी को स्टोर करने के बाद हम उसको टरबाइन से पास करवाते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें. इस पानी को स्टोर करने के लिए हम अलग से पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो अलग से और इलेक्ट्रिसिटी मेरी लग गई, या फिर बहुत समय का इंतजार करा जाए जहां से झरने से या किसी जगह से पानी को यहाँ स्टोर किया जाए. मगर हमारे पास टाइड्स ऐसी चीज है, अगर ये आएंगी तो बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल फोर्स के इस डैम के अंदर पानी को भर देगी. तो हम इस तरीके के डैम्स और बेसिन्स को बनाते हैं और उससे हम पावर को जनरेट करते हैं. इस डायग्राम से दिखाया गया है किस तरीके से इनकमिंग टाइड यहाँ पर आई है जिसका लेवल बढ़ गया है. ये टाइड आने के बाद यहाँ पानी बढ़ जाएगा, ये लेवल देख सकते हैं यहाँ बढ़ गया, और उसके बाद यहाँ से प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो गया. सो इस पोटेंशियल एनर्जी को जो यहाँ स्टोर हुई है उसको हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी. पहले काइनेटिक एनर्जी ओशन की, फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और फिर उसको दोबारा से काइनेटिक में. कैलकुलेट कर लेते हैं इस एनर्जी को, जो कि होगी हमारी R से लेकर 0, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे हमारा R पर है सपोज वाटर, और वो जब 0 पे आ जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. इसकी वजह से जो हमारा चेंज हुआ एनर्जी के अंदर वही हमने यूज किया. तो हम निकाल सकते हैं mgh के करस्पॉन्डिंगली एवरेज हाइट R/2 ले लिया. m हमारा हो गया रो a इंटू R,
सारे फॉर्मूलों को रखा, रो की वैल्यू रखी, जो रो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद हम फाइनल इक्वेशंस पे पहुंच सकते हैं कि E की वैल्यू हमारी क्या होती है। पहली सिंगल हाइट के केस में ओमेगा ए r²/2, और अगर डबल इफेक्ट स्कीम उसकी ली है, मतलब एक बार जो टाइड्स आई और उसके बाद दोबारा से वो चली गई, ड्यूअल बेसिन का अगर हमने इस्तेमाल किया है उस केस में ओमेगा ए r²। ये दोनों टाइप के भी हम आगे जानने वाले हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो डायग्राम के थ्रू मैंने यहां दिखाया है कि डैम होना चाहिए, जिसे बैरेज भी हम कहते हैं। स्लूस गेट, मतलब एक गेट ऐसा होना चाहिए जो एक डायरेक्शन में पानी का फ्लो रखे। बेसिन होना चाहिए और साथ ही साथ पावर प्लांट उससे अटैच होना चाहिए। डैम का जो स्लोप है वो लेस स्लोपी होना चाहिए, एबल टू विथस्टैंड विद शॉक एंड लोड, लो हाइट, शॉर्टर इन लेंथ, स्टील फाउंडेशन, और स्पेशली जो गेट है वो कंट्रोल डिवाइसेस से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय पर ज्यादा तेज टाइड्स आ सकती हैं और हमारे जनरेटर्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बेसिन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सिंगल बेसिन एंड मल्टी बेसिन, जिसका इक्वेशन हमने अभी निकाली भी, और साथ ही साथ पावर टरबाइन भी उसके साथ जुड़े होने चाहिए। कपलन और बल्ब टाइप टरबाइन यूज होते हैं जब लो हेड का एनवायरनमेंट हमें मिलता है, ज्यादा बड़ी टाइड नहीं हो। नॉर्मल टाइड्स के लिए हम इस टाइप के टरबाइंस का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग टाइप के टाइडल पावर प्लांट होते हैं, सिंगल बेसिन और डबल बेसिन। बहुत थ्योरी नहीं, मैं इस डायग्राम से बता दूं। सिंगल बेसिन तो अभी हमने पढ़ा ही, जहां पे केवल एक बैरेज है, उससे कनेक्टेड गेट जो पानी को यहां पर आने देगा और नीचे वाला डक्ट उसको रिलीज कराएगा, जिसकी वजह से हम यहां पर स्टोरेज कर सकते होंगे और टरबाइंस के जरिए पावर को यहां पर प्रोड्यूस कर लेंगे। जबकि ड्यूअल बेसिन के केस के अंदर यहां दो बेसिन है, जिससे क्या होगा, दोनों बेसिन कनेक्टेड हैं एक टरबाइन से। तो यहां पर क्या है कि हाई स्पीड में पावर बाहर निकलेगा, और जब हाई स्पीड में पावर बाहर निकलेगा तो एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाती है। एडवांटेजेस: फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, एक्स्ट्रा सबमर्जिंग की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ कोई रूट करने की लोगों को जरूरत नहीं है। जहां टाइड्स होंगी वहां लोग भी नहीं रहते होंगे, हमेशा आती रहेंगी, जब तक चांद रहेगा तब तक ये चलती रहेगी। बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, कभी भी नहीं खत्म होगी, जैसा मैंने बताया एवरलास्टिंग है। कोस्टलाइन को डैमेज यहां बच जाता है क्योंकि हम उन टाइड्स को पहले ही स्टोर कर लेते हैं। कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत रिलायबिलिटी के साथ हम निकाल सकते हैं। मेंटेनेंस एक बार इंस्टॉल करें तो काफी कम रहता है, बट कम से कम 5 मीटर की टाइड्स होनी चाहिए, वरना हम कैसे स्टोर करेंगे। अनइवन ऑपरेशन रहते हैं, इनिशियल कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। सी वाटर है तो हमारे सामान भी करोसिव हो जाएंगे, और कन्वर्जन जो है डिवाइसेस का वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। वेरिएबल टाइड एफिशिएंसी कम ज्यादा होती रहती है, इफेक्ट होती है। इकोसिस्टम को प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर एनर्जी किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, मगर ऐसा नहीं होता, हम उसको पहले ही रोक ले रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। बैरेज बनाना एक्सपेंसिव हो जाता है, इकोसिस्टम को प्रॉब्लम कर रहे हैं, और स्मॉल नंबर ऑफ रीजन ही अवेलेबल है जहां जहां टाइड से, जरूरी नहीं है सब जगह आती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज रिसाइकलिंग। सब लोग अच्छे से जानते हैं पेपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिसकी अपनी अपनी खपत है, जिसको कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम 1.5% बाय वेट और मोर देन इट्स वॉल्यूम इस्तेमाल करते आए हैं, जिसके अंदर 31% जो है रिकवर्ड हो पाता है, बाकी वेस्ट की तरह पड़ा रहता है। इसी तरह से लेड भी जो बैटरी से निकलती है वो भी। स्टील, ग्लास, स्टील की बात करें तो 1 से 5%, ग्लास लगभग 25% के जो कंटेनर्स हैं उसको रीप्रोसेसिंग में लिया जा सकता है और लिया जाता है आज तक। 75% अभी बचा है। इसी तरह से प्लास्टिक, टायर्स, ऑयल, क्लोथ्स एंड फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश इज 100 मिलियन टन्स की जो राख है वो हर साल निकलती है थर्मल पावर प्लांट से। So these are all the different type of waste material that can be used to generate the electricity as well as for the waste management. तिमारपुर दिल्ली में 1990 में ये सबसे पहला प्लांट बनाया गया,
जो 300 टन के आसपास वेस्ट को एक्यूमुलेट कर सकता था और इससे पावर भी जनरेट करी गई 3.75 मेगावाट। फिर 2006 में एमसीडी ने इसको क्लोज किया, फिर दोनों ने साथ में एग्रीमेंट किया, क्योटो प्रोटोकॉल्स बनाए सो दैट ग्रीन और क्लीन डेवलपमेंट हो सके। कुछ समय के बाद ये प्लांट दोबारा चलाया गया जो लगभग 6 मेगावाट पावर जनरेट करता है। 69 टन्स वो डेली रिफ्यूज करता है वेस्ट मटेरियल को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट भी इसके साथ मिली हुई है। यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। वेस्ट डिस्पोज हो जाएगा प्रॉपरली अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो रॉ मटेरियल की तरह भी काम करेगा। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट बनाने हैं तो एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखेगा, अमाउंट भी जो नए प्रोडक्ट आएंगे उसको भी कंट्रोल रखेगा, क्योंकि जब पुरानी चीजों से बनाएंगे तो सस्ती चीजें भी बनेंगी। ग्रीन हाउस गैसेस को भी ये बचाता है, कॉस्ट ऑफ रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट वो कम हो जाती है और नौकरियां भी दे सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हमेशा पॉल्यूशन फ्री नहीं, कुछ ना कुछ वहां पर गैसेस मिलती हैं और स्मेल की वजह से आसपास का एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है। रीपल्पिंग टाइप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल निकलते हैं, अगर पेपर की केवल बात करें तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और रीप्रोसेसिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग 1/10 ऑफ अर्बन वेस्ट ही आज तक मैनेज हो पाया है, बाकी अभी ऐसा ही पड़ा है। So this is all about your subject. All the best for your examinations. Goodbye.